नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश रस्तोगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम, जहां हम बैंक पेंशनर्स से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत विषयों पर तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एसबीआई पेंशनर्स से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की। यह बहुचर्चित मामला है 50% पेंशन को पूर्व प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की मांग से संबंधित। हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई उस महत्वपूर्ण सुनवाई की, जिसका लंबे समय से इंतजार हजारों एसबीआई पेंशनर्स कर रहे थे। इस सुनवाई में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जगाई है। विशेष रूप से अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां और प्रक्रिया संबंधी निर्देश पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि 31 जुलाई 2026 को कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन न्यायालय की टिप्पणियां और प्रक्रिया में हुए बदलाव इस मामले को एक नए चरण में ले जाते हुए दिखाई देते हैं। आज की चर्चा केवल अदालत में हुई कार्रवाई और उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कि अदालत में क्या हुआ, किन वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखा, बैंक ने क्या तर्क दिया, न्यायालय ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी और अगली सुनवाई कब होगी। यह मामला मुख्य रूप से 3 रिट याचिकाओं से संबंधित है। पहली WPC 1875/2013 बाय फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन FSBIPA। सेकंड WPC 8095/2016 बाय श्री उमेश शर्मा ग्रुप ऑफ पेंशनर्स। थर्ड WPC 9679/2016 बाय श्री मनोहर लाल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पेंशनर्स GOP। इन मामलों की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने की, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव और माननीय न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा शामिल थे। मामले का मूल प्रश्न यह है कि 50% पेंशन लाभ जो पहले एक श्रेणी के एसबीआई पेंशनर्स को उपलब्ध था, उसे अन्य पात्र पेंशनर्स पर केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना क्या कानून की दृष्टि से उचित है। इस बार की सुनवाई को कई वरिष्ठ पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि पहली बार दोनों पक्षों ग्रुप ऑफ पेंशनर्स और फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन को पर्याप्त समय दिया गया ताकि वे अपने अपने तर्क विस्तार से रख सकें। सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री J साई दीपक ने ग्रुप ऑफ पेंशनर्स की ओर से बहस शुरू की। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता श्री PN मिश्रा ने FSBIPA की ओर से विस्तृत और प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार अदालत में लगभग 20 मिनट तक विस्तृत बहस सुनी गई। साथियों, इस मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक श्री उमेश शर्मा जी ने सुनवाई के बाद जो जानकारी साझा की है वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार 31 जुलाई की सुनवाई केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि मामले के मूल प्रश्न पर अदालत ने गंभीर रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता भी दी। श्री उमेश शर्मा जी का कहना है कि इस बार अदालत का दृष्टिकोण ऐसा लगा कि वह मूल रिट याचिकाओं के आधार पर पूरे विवाद की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल स्क्रूटनी करना चाहती है, न कि केवल प्रक्रियात्मक आपत्तियों के आधार पर मामले का निपटारा। उन्होंने विशेष रूप से यह भी बताया कि सुनवाई का सबसे सकारात्मक पहलू यह था कि दोनों पक्षों को पर्याप्त समय मिला और अदालत ने मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाने का संकेत दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी आदेश दिया। न्यायालय ने कहा, एफएसबीआई पीए की मूल 2013 की रिट याचिका पर विस्तृत बहस सुनी जाएगी। जीओपी को अपनी 2016 की रिट के संबंध में अलग आवेदन दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि एफएसबीआई पीए और जीओपी दोनों की रिट याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई होगी। यह प्रक्रिया की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्देश माना जा रहा है, क्योंकि अब दोनों मामलों के प्रमुख कानूनी प्रश्न एक साथ विचाराधीन रहेंगे। सुनवाई का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण पहलू वह रहा जब एसबीआई के वकील ने बार बार यह तर्क दिया कि एफएसबीआई पीए ने लाभ को केवल प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने पर सहमति दी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार माननीय पीठासीन न्यायाधीश ने इस तर्क को तत्काल स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा, एफएसबीआई पीए द्वारा संशोधित रिट याचिका अमेंडेड रिट को अदालत पहले ही स्वीकार कर चुकी है, इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अब तक इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, अतः प्रतिवादियों द्वारा अब तक जो भी कार्रवाई की गई है वह न्यायिक परीक्षण जुडिशियल स्क्रूटनी के अधीन रहेगी और अदालत एफएसबीआई पीए एवं अन्य व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की मूल रिट याचिकाओं के आधार पर ही कोई निर्णय देगी। यह टिप्पणी पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि अदालत मूल विवाद के गुण दोष पर विचार करेगी। यही वह बिंदु है जिसे कई पेंशनर प्रतिनिधियों ने सुनवाई का सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत माना है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह अंतिम निर्णय नहीं है, यह केवल सुनवाई के दौरान न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का हिस्सा है। एफएसबीआई पीए के महासचिव श्री जीडी नडाफ के अनुसार उनकी ओर से श्री पीएन मिश्रा, श्री देवेश पांडा, श्री सुभाष चंद्र सागर और श्री ईसी विद्यासागर उपस्थित हुए। लगभग 20 मिनट तक प्रभावी बहस हुई। पूर्व आदेश में संशोधन, सुधार, करेक्शन ऑफ प्रीवियस ऑर्डर से संबंधित उनका आवेदन अदालत ने स्वीकार कर लिया। यह भी एक सकारात्मक प्रक्रियात्मक विकास माना जा रहा है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को सरल भाषा में समझते हैं। 50% पेंशन कोई नया लाभ नहीं है। यह लाभ पहले से एक श्रेणी के एसबीआई पेंशनर्स को उपलब्ध था। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार की स्वीकृति और एसबीआई द्वारा लागू किए जाने के बाद यही 50% पेंशन सूत्र अन्य पात्र पेंशनर्स पर केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। अब अदालत यह देख सकती है कि क्या समान स्थिति वाले पेंशनर्स के साथ केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अलग व्यवहार करना कानूनी रूप से उचित है। यह अदालत यह पाती है कि प्रोस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन का कोई वैध आधार नहीं है, तो वह पूर्व प्रभाव से लाभ देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। हालांकि मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, यह केवल एक संभावित कानूनी परिदृश्य है। अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी। उस दिन दोनों पक्षों की आगे की बहस जारी रहने की पूरी संभावना है। साथियों, 31 जुलाई 2026 की सुनवाई से यह अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया। संयुक्त सुनवाई का रास्ता स्पष्ट हुआ। बैंक के एक महत्वपूर्ण तर्क पर न्यायालय ने तत्काल सहमति नहीं दी और मामला अब निर्णायक बहस के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहां यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अंतिम आदेश 16 सितंबर 2026 या उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया पर ही निर्भर होगा। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यह वीडियो केवल उपलब्ध न्यायालयीय कार्यवाही, सार्वजनिक जानकारी और संबंधित पक्षों द्वारा साझा किए गए विवरण के विश्लेषण पर आधारित है। यह किसी न्यायालय के आदेश की आधिकारिक प्रति नहीं है और न ही किसी प्रकार की कानूनी सलाह है। मामले का अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करेगा। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक न्यायालयीय आदेश एवं विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ अवश्य लें। धन्यवाद। नमस्कार।